हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो बच्चों उसमें हमने नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन एकाणुक, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन द्विअणुक यानी कि SN1 SN2 को अच्छे से डिस्कस कर लिया था। आफ्टर दैट हमने स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स है ना, त्रिविम रासायनिक सिद्धांत जो कि SN1 SN2 में अप्लाई होते हैं, यानी कि इन्वर्जन यानी कि प्रतिलोमन, धारण, रिटेंशन, रेसिमीकरण, रेसिमाइजेशन, ये सब हमने पिछली क्लासेस में पढ़ लिए हैं। नहीं पढ़े हैं तो लेक्चर्स अवेलेबल हैं इनके जस्ट पीछे वाले सीक्वेंस पे, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं बच्चों? तो आज हम पढ़ने वाले हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी कि हम कहें विलोपन अभिक्रिया। हेलो एल्केन की 4 तरह की रिएक्शंस थी ना। पहला क्या था? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, वो तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद में क्या पढ़ना था? विलोपन अभिक्रिया, एलिमिनेशन और रिएक्शन विद मेटल्स यानी कि धातुओं से क्रिया, उसे हम डिस्कस करेंगे। अब बच्चों विलोपन यानी कि एलिमिनेशन, क्या होता है एलिमिनेशन, क्या होता है विलोपन अभिक्रिया? तो हम कहेंगे विलोपन एलिमिनेशन, जैसे आप कोई डांसिंग शो देख रहे हैं, सिंगिंग शो देख रहे हैं, तो लास्ट जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो एलिमिनेशन राउंड आता है, एलिमिनेट करो, है ना। मतलब अब काफ़ी कंटेस्टेंट ले लिए, सब अच्छा ही गा रहे हैं, चलो सब कुछ ओके चल रहा है, पर विनर कैसे निकलेगा? तो एलिमिनेट करो, धीरे धीरे क्या करो, एक एक को बाहर निकालो, है ना। तो भाई जो ठीक ठाक परफॉर्मेंस है उसको बाहर निकालते जाएंगे तो धीरे धीरे बेस्ट परफॉर्मेंस पे अपने आप पहुँच जाएंगे और विनर आ जाएगा। सिमिलरली एलिमिनेट करना मतलब बाहर निकालना है। अब हेलो एल्केन में किसको बाहर निकालें? तो बच्चों एलिमिनेशन अभिक्रिया, दूसरा नाम बोले तो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, यानी कि हाइड्रोहैलोजनीकरण। वी मतलब एलिमिनेट, बाहर निकालो, डिलीट करो। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हैलोजनीकरण तो हाइड्रोजन को भी बाहर निकालो और हैलोजन को भी बाहर निकालो। तो इस अभिक्रिया को बोलेंगे विहाइड्रोहैलोजनीकरण। अब इसे बीटा विलोपन भी कहते हैं, क्योंकि इन अभिक्रियाओं में मुझे बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का विलोप कराना। अब तुम सोचो, बीटा कार्बन हाइड्रोजन दे दे, H+ के रूप में दे दे, मतलब अभिक्रिया कराने के लिए मुझे प्रबल क्षार चाहिए। H+ कब आएगा? जब अटैक करने के लिए क्या आएगा? OH- आएगा या कोई भी प्रबल क्षार आएगा। तो जब हेलो एल्केन की क्रिया अल्कोहलिक KOH से कराते तो अल्कोहलिक KOH प्रबल क्षार बना देगा। अल्कोहल और KOH आपस में रिएक्ट करके RO- एल्कोक्साइड आयन का निर्माण करेंगे। तो हम कहेंगे जब हेलो एल्केन की क्रिया अल्कोहलिक KOH से कराते हैं तो यह बीटा विलोपन अभिक्रिया दर्शाता है। बीटा विलोपन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें बीटा कार्बन से हाइड्रोजन बाहर निकलता है, और विलोपन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस अभिक्रिया में 2 सिग्मा बॉन्ड टूटेंगे और एक पाई बंध का निर्माण होगा। तो बीटा एलिमिनेशन या बीटा विलोपन अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का टॉपिक बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो देखिए, विलोपन अभिक्रिया या एलिमिनेशन रिएक्शन, या इसे एक बार और नाम दे देते हैं बीटा विलोपन, बीटा एलिमिनेशन, या बच्चों आप इसे लिख सकते हैं बीटा विलोपन। ठीक है, करना क्या है? तो जब बीटा हाइड्रोजन परमाणु युक्त हेलो एल्केन की क्रिया अल्कोहलिक KOH से कराते हैं तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन तथा अल्फा कार्बन से हैलोजन परमाणु का विलोपन होता है तथा एल्कीन का निर्माण होता है। चूँकि इस अभिक्रिया में बीटा हाइड्रोजन परमाणु सम्मिलित हैं, अतः इसे बीटा विलोपन कहते हैं। तो बच्चों 2 सिग्मा बॉन्ड टूटेंगे, बीच में क्या होगा? पाई बॉन्ड बनेगा। तो कार्बन और कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड, तो एल्कीन बनेगा। अब इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम विहाइड्रोहैलोजनीकरण भी कहते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, विहाइड्रोहैलोजनीकरण। ठीक है भाई, इसे विहाइड्रोहैलोजनीकरण भी कहते हैं। अब करना क्या है? तो हम कहेंगे हेलो एल्केन ले लो। ठीक है, हेलो एल्केन मतलब हैलोजन तो होना चाहिए। अब बच्चों हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो अल्फा, और अल्फा का पड़ोसी क्या होता है? तो हम कहेंगे बीटा, और बीटा पे मुझे हाइड्रोजन चाहिए, ये लो। अब 2 संयोजकताएं होगी, बाकी 2 संयोजकता, और इधर भी 2 संयोजकता। अब हमने कहा अल्कोहलिक KOH या प्रबल क्षार की उपस्थिति में, तो बच्चों प्रबल क्षार को मैं लिख देती हूँ B-।
यहाँ मैंने लिख दिया B माइनस, तो ये B माइनस मतलब बेस है ना, स्ट्रॉन्ग बेस, प्रबल क्षार चाहिए। ठीक है, तो बच्चों प्रबल क्षार की उपस्थिति में क्या होगा, तो हम कहेंगे ये कार्बन जो है ये बन जाएगा आपका माइनस, प्रोटॉन छोड़ देगा, और ये हेलोजन तो आपको पता ही है हेलाइड बन के बाहर निकलेगा, तो ये X माइनस हो गया, तो ये तो गया, तो आपका कार्बन रह गया प्लस। समझे ना बच्चों, ये बंद टूट गया X पे, तो हेलोजन माइनस, पीछे का कार्बन क्या है, तो हम कहेंगे प्लस। सिमिलरली ये बंद टूटेगा कार्बन पे, तो ये कार्बन माइनस है, H क्या है प्लस, तो हम कहेंगे एक बार HX तो बाहर निकलने दो। अब ये कार्बन प्लस है, ये कार्बन माइनस है, तो डबल बॉन्ड और क्या बोलते हैं प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड, तो एक बार हमने कर दिया डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड C। ठीक है, और अगर आपको HX नहीं लिखना है क्योंकि एक्चुअली प्रोटॉन कौन ले गया है प्रबल क्षार, तो हम कहेंगे प्रोटॉन ले गया HB और साथ में क्या बना X माइनस। तो अब देखेंगे दो सिग्मा बंद टूटे, सिग्मा बंद ये, सिग्मा बंद ये, दो सिग्मा बंद टूटे और बीच में क्या आया पाई बंद, तो ये बना एल्कीन। क्या बनेगा एल्कीन। कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों, बीटा हेलोजनीकरण के एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो देखो पहला हेलो एल्केन क्या है, तो हम कहेंगे भाई पहला हेलो एल्केन है हमारे पास, पहला हेलो एल्केन क्या है क्लोरोएथेन है, तो क्लोरोएथेन पे चलते। ठीक है, तो बच्चों क्लोरोएथेन का उदाहरण एक ले लेते हैं, क्लोरोएथेन का विहेलोजनीकरण, विहाइड्रोहेलोजनीकरण। ठीक है, तो क्लोरोएथेन का विहाइड्रोहेलोजनीकरण, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक है भाई, क्लोरोएथेन का विहाइड्रोहेलोजनीकरण। ओके, अब क्या करें, तो बच्चों क्लोरोएथेन ले लेते हैं CH3 CH2 Cl। सही, क्लोरो लिख दिया, एथेन मतलब दो कार्बन सिंगल बॉन्ड। अब करना क्या है, बीटा विलोपन। तो देखो Cl जिससे कनेक्टेड है वो अल्फा, पड़ोसी बीटा और इसका हाइड्रोजन ये। ठीक है, क्लोरोएथेन। अभिक्रिया किससे करानी है, तो हम कहेंगे अल्कोहलिक KOH। अब क्या होगा, तो बच्चों अभिक्रिया करा दी अल्कोहलिक KOH से। अब देखो ये K और ये Cl, KCl बन के बाहर निकल जाएगा, और ये H और ये OH, तो हम कहेंगे वाटर बन के बाहर निकल जाएगा। तो भाई KCl गया, वाटर भी गया। अब अगर ध्यान से देखा जाए बच्चों, तो दो सिग्मा बंद टूटे, दो सिग्मा बंद टूटते ही बीच में क्या आ जाएगा, तो हम कहेंगे पाई बॉन्ड आएगा। तो आपका आंसर हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KCl प्लस वाटर, तो आपको आंसर मिला एथीन। क्लियर, तो बीटा विलोपन या फिर आप कहेंगे विहाइड्रो हेलोजनीकरण, दोनों एक ही है, हेलो एल्केन में विहाइड्रो हेलोजनीकरण है ना, या फिर हम बोलेंगे बीटा विलोपन। ठीक है, कि बीटा हाइड्रोजन से तुम्हें, बीटा कार्बन से तुम्हें हाइड्रोजन बाहर निकालना है, यानी कि बीटा हाइड्रोजन को बाहर निकालना है। ओके, तो ये KCl गया और बच्चों वाटर गया। मान लो अगर मैं तुम्हें कहूँ कि नहीं तुम तो ऐसा करो, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड का विहाइड्रोहेलोजनीकरण कर दो। ठीक है भाई, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड का विहाइड्रोहेलोजनीकरण। आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड का विहाइड्रोहेलोजनीकरण। ठीक है बच्चों, अब देखो आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, तो आइसोप्रोपिल समझते हो, 3 कार्बन, कॉर्नर पे अगर तुमने लिखा ब्रोमीन तो नॉर्मल हो जाएगा, बीच वाले पे लिखा तो आइसोप्रोपिल हो जाएगा, तो ये आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। अब मुझे चाहिए बीटा हाइड्रोजन, तो तुम्हें पता है Br जिससे कनेक्टेड है वो तो अल्फा है और इसका पड़ोसी ये बीटा है, अब ये भी बीटा है, अभी दोनों सेम ही है, यहाँ ले चाहे यहाँ ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हाईलाइट करके लिख देते, तो इसको हाईलाइट कर ले, तो ये CH2 और H। अभिक्रिया किससे करानी है, तो हम कहेंगे अल्कोहलिक KOH।
अब बच्चों एल्कोहलिक KOH देखते ही हम पहचान जाएंगे कि बीटा अवलोपन कराना है। जलीय KOH होता तो हम कहते कि नहीं नाभिक स्तरीय प्रतिस्थापन। एल्कोहलिक KOH तो प्रबल क्षार होगा, प्रबल क्षार होगा तो फिर हम कहेंगे बीटा अवलोपन। तो करना क्या, एल्कोहलिक KOH आती है बीटा अवलोपन, तो हम कहेंगे भाई ये KBr गया और यहाँ से H और ये OH वाटर भी गया, तो ये सिग्मा बॉन्ड टूट गया, ये भी सिग्मा बॉन्ड टूट गया, दोनों के बीच में पाई आ जाएगा, तो ये बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr प्लस वाटर, तो आपका आंसर हुआ प्रोपीन। अब बीटा कार्बन भले ही 2 थे, ये चाहिए आंसर तो सेम रहता, इसलिए आपको इतना टेंशन लेना नहीं। तो क्लोरोएथेन का विहाइड्रो हेलोजनीकरण आंसर एथीन, और आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड का विहाइड्रो हेलोजनीकरण आंसर क्या है, तो हम कहेंगे प्रोपीन। वहाँ एथीन यहाँ क्या है, प्रोपीन। अब मान लो बच्चों अगर मैं 2-क्लोरोब्यूटेन ले लेती, ठीक है, अगर हम क्या करते बच्चों 2-क्लोरोब्यूटेन ले लेते, ठीक है, तो 2-क्लोरोब्यूटेन में सिचुएशन जो है वो थोड़ा सा आपको डिफरेंट मिलता। कैसे डिफरेंट मिलता उसको स्टडी कर लेते। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 2-क्लोरोब्यूटेन। 2-क्लोरोब्यूटेन का 2-क्लोरोब्यूटेन का विहाइड्रो हेलोजनीकरण। ठीक है भाई, 2-क्लोरोब्यूटेन का विहाइड्रो हेलोजनीकरण, ठीक है। अब मान लो ये हो गया CH3 CH Cl CH2 CH3, तो हो गए, ठीक है, 2-क्लोरोब्यूटेन है। अब एक क्रिया किससे करानी है, अल्कोहलिक KOH से, तो करा दो अल्कोहलिक KOH। अब क्या होगा, तो बच्चों बीटा विलोपन, बीटा हाइड्रोजन को बाहर निकालना है, तो हम कहेंगे देखो Cl जिससे कनेक्टेड है ये तो है अल्फा, अब बीटा तो भाई ये भी है, बीटा तो ये भी है, तो हम दोनों को हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब दोनों हाइड्रोजन को अगर मुझे हाईलाइट करके लिखना है तो मैं कहूँगी भाई बीटा हाइड्रोजन तो ये रहा और बीटा हाइड्रोजन तो ये रहा, अल्कोहलिक KOH। अब क्या होगा, तो बच्चों जब हम 2-क्लोरोब्यूटेन की अभिक्रिया अल्कोहलिक KOH से कराते तो अल्कोहलिक KOH आती है, हमारे दिमाग में आ जाएगा कि भाई बीटा विलोपन कराना है, वी हाइड्रो हेलोजनीकरण कराना है। वी मतलब एलिमिनेट, बाहर निकलना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन, इन सबको बाहर निकालना है, वी हाइड्रो हेलोजनीकरण। तो हम कहेंगे ओके। अब होगा क्या, तो भाई यहाँ से K, यहाँ से Cl बाहर जाएगा। अब आप कहेंगे हाइड्रोजन तो दो चॉइस है, बीटा भी है और बीटा डैश भी है ना, हाइड्रोजन आपके पास बीटा भी है और बीटा डैश भी है। तो मान लो मैं बीटा को निकालती हूँ H और OH, तो बच्चों अगर मैं इस हाइड्रोजन को बाहर निकालती हूँ तो ये 2 बॉन्ड टूटते हैं लगातार और आंसर आएगा देखो डबल बॉन्ड बीच में, 2 सिग्मा बॉन्ड टूटेंगे ना तो डबल बॉन्ड बीच में, यानी 2 ब्यूटीन। तो एक चॉइस तो मेरे पास 2 ब्यूटीन है, तो हम क्या करते 2 ब्यूटीन बना लेते, CH3CH डबल बॉन्ड CH और CH3, तो ये हमारा आंसर हुआ 2 ब्यूटीन, ठीक है। और अगर मैं इस हाइड्रोजन को बाहर निकाल दूँ, चॉइस तो ये भी, अटैक तो यहाँ से भी हो सकता है ना, क्षार जो है वो यहीं से क्यों आएगा, यहाँ से भी तो आ सकता है, तो हम कहेंगे पॉसिबल है। तो बच्चों अगर ये हाइड्रोजन गया, ये Cl तो जाना ही था, तो डबल बॉन्ड यहाँ कोने पे आएगा, इसको CH2 करके लिखना था, तो डबल बॉन्ड यहाँ कोने पे आएगा, तो मैं कहूँगी अब आंसर 1 ब्यूटीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। तो बच्चों अब आपका आंसर 1 ब्यूटीन है। तो हम कहेंगे दोनों बनेंगे, 2 ब्यूटीन भी बनेगा, 1 ब्यूटीन भी बनेगा, तो फिर ज़्यादा कौन बनेगा। तो बच्चों यहाँ मेजर प्रोडक्ट डिसाइड होगा सेटजिव के नियम से, है ना। अभिक्रिया उत्पाद मैक्सिमम, अधिकतम उच्च उत्पाद किसका है, मेजर कौन है, माइनर कौन है, तो हम कहेंगे मेजर 2 ब्यूटीन है और माइनर 1 ब्यूटीन। अब ये ऐसा क्यों बोला, तो नियम लगाया सेटजिव का नियम। अब सेटजिव क्या कहता है कि अगर कोई बीटा विलोपन अभिक्रिया है या हेलो एल्केन की विहाइड्रो हेलोजनीकरण अभिक्रिया है
और दो प्रकार के उत्पाद बनने की संभावना है तो वह उत्पाद ज़्यादा बनेगा या वह एल्कीन ज़्यादा बनेगी जो ज़्यादा सममित है। अब ये सममित क्या चीज़ है बच्चों? तो देखो एल्कीन, तो मैंने कहा भाई एक तो 2 ब्यूटीन है, ठीक है, और एक क्या है? तो मैंने कहा 1 ब्यूटीन। तो पहली है 2 ब्यूटीन, दूसरी है 1 ब्यूटीन। अब बच्चों सममित यानी देखो डबल बॉन्ड है ना 2 ब्यूटीन। अब 2 ब्यूटीन में देखो राइट में कितना कार्बन? 1, लेफ्ट में कितना कार्बन? 1। तो हम कहेंगे डबल बॉन्ड के लेफ्ट और राइट में कार्बन संख्या बराबर है, तो ये सममित है। और यहाँ देखो तो ये आपका डबल बॉन्ड है ना। अब डबल बॉन्ड में राइट में देखो तो यहाँ 2 है, और यहाँ देखो आपके लेफ्ट में, तो आप कहेंगे नहीं। तो बच्चों ये ज़्यादा सममित है, ये वाली एल्कीन क्या है? अधिक सममित है, सिमेट्रिक। और ये क्या है? तो ये कम सममित है, ठीक है। तो सेडजेफ के नियम के अनुसार यदि किसी हेलो एल्केन के या यदि किसी बीटा विलोपन अभिक्रिया में दो प्रकार के एल्कीन बनने की संभावना हो तो अधिक सममित एल्कीन मुख्य उत्पाद होगा। यानी अधिक सममित एल्कीन को मैं सेडजेफ एल्कीन बोलूँगी। तो 2 ब्यूटीन मेजर है और ये माइनर है, तो मैं कहूँगी ये मेजर प्रोडक्ट 80% के आसपास बनेगा और ये माइनर प्रोडक्ट 20% के आसपास बनेगा। तो वो मेजर है, ये माइनर है। रीज़न समझ में आ गया? अब ऐसा ही क्यों बोला, इसने ऐसा बोल देता। तो बच्चों आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा एल्कीन की स्टेबिलिटी, एल्कीन का स्थायित्व हाइपर कॉन्जुगेशन से डिसाइड करते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन बोले तो अति संयुग्मन, है ना। तो अति संयुग्मन ये कहता है कि C डबल बॉन्ड C आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो हम कहेंगे हाँ C डबल बॉन्ड C तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप है। अब इसके पड़ोसी कार्बन, तो हम कहेंगे अल्फा कार्बन। अब अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन जितने ज़्यादा होंगे, है ना, वो एल्कीन उतनी ही क्या होगी? स्थायी होगी। मान लो ऐसे, तो हम कहेंगे ये रहा अल्फा कार्बन। अब इस पे 2 हाइड्रोजन लग गए और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन लग गए, ठीक है। या हमारे पास तो 2 ब्यूटीन और 1 ब्यूटीन है, तो ठीक है C डबल बॉन्ड C देख लो, तो हम कहेंगे ये रहा। अब ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, तो अल्फा हाइड्रोजन 6 है। अति संयुग्मन संरचनाएं ज़्यादा बनेंगी, HRS ज़्यादा बनेंगी। अब ये देखो C डबल बॉन्ड C, यहाँ तो अल्फा कार्बन है ही नहीं, यहाँ अल्फा कार्बन 1 है और हाइड्रोजन 2 है, तो HRS 2 बनेगी, वहाँ HRS 6 बनेगी। तो हम कहेंगे एक मेन स्ट्रक्चर और बाकी के एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर, तो हम कहेंगे वहाँ तो 6 है। तो जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज़्यादा अति संयुग्मन संरचनाएं, और अति संयुग्मन अनुनादी संरचनाएं जितनी ज़्यादा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। अब इतना नहीं याद रखना है, तो सीधा शॉर्ट एंड स्वीट जो आंसर है कि भाई जो मेजर है वो मोर सिमेट्रिक, अधिक सममित, और जो माइनर है वो लेस सिमेट्रिक, है ना, लेस सिमेट्रिक यानी कम सममित। तो बच्चों इस बार भी नीट 2021 के अंदर क्वेश्चन था कि एल्कीन, अगर 2 प्रकार के एल्कीन बनने की संभावना होती है बीटा विलोपन अभिक्रिया के दौरान, तो उत्पाद का निर्धारण किस नियम से करते? क्या सेडजेफ से करते हो, मार्कोनिकॉफ से करते हो, एंटी मार्कोनिकॉफ से करते हो, या हॉफमैन से करते हो? तो हम याद रखेंगे कि भाई एल्कीन का डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है प्रबल क्षार की उपस्थिति में, तो उत्पाद का निर्धारण सेडजेफ नियम से करते हैं। तो अगर कोई पूछे सेडजेफ लॉ क्या है, तो देखेंगे सेडजेफ का नियम, इस नियम के अनुसार यदि किसी हेलो एल्केन के हाइड्रोहेलोजनीकरण यानी कि बीटा विलोपन द्वारा 2 प्रकार की एल्कीन का निर्माण होता है, तो वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है जो कि अधिक सममित है, ठीक है। अब अधिक सममित मतलब वह एल्कीन ज़्यादा बनेगी जिसमें द्विबंधित कार्बन से जुड़े एल्किल समूहों की संख्या अधिक है ना। यानी अगर मैं बात करूं 2 ब्यूटीन और 1 ब्यूटीन की, तो ये रहा द्विबंधित कार्बन, इससे जुड़े एल्किल समूह देखो 1 और यहाँ एल्किल समूह देखो 2। और अगर मैं बात करूं 1 ब्यूटीन की, तो मैं कहूँगी द्विबंधित कार्बन, इससे एक ही एल्किल समूह जुड़ा। मैं इस पूरे को एथिल मानेंगे ना, जबकि इसे मैथिल और इसे मैथिल, तो ये अधिक सममित है, ठीक है। उदाहरण देना है कि भाई कौन सी एल्कीन ज़्यादा सममित है,
तो ये अधिक सममित है और ये कम सममित है। ठीक है, तो हम सर्जेफ का नियम लिखेंगे, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे किससे, तो हम कहेंगे 2-क्लोरोब्यूटेन। इसका भी हाइड्रो हैलोजनीकरण कर दो तो आपको ये मिलेगा। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं बच्चों एनसीईआरटी से रिलेटेड। तो एनसीईआरटी में आपको एक और उदाहरण दिया है 2-ब्रोमोपेंटेन। ठीक है भाई, 2-ब्रोमोपेंटेन का बीटा विलोपन। ब्रोमोपेंटेन का बीटा विलोपन, तो CH3CH CH2 CH2 CH3, ये हो गया 2-ब्रोमोपेंटेन। अब बीटा विलोपन, तो बच्चों बीटा विलोपन मतलब बीटा हाइड्रोजन को हाईलाइट कर लो। अब बीटा हाइड्रोजन तो तुम समझ ही चुके हो अभी तक, है ना। Br जिस कार्बन से जुड़ा है बच्चों, ये कार्बन तो अल्फा है, तो आप कहेंगे ये बीटा और ये बीटा डैश। अब आपको कहा गया कि भाई 2-ब्रोमोब्यूटेन पेंटेन की अभिक्रिया अल्कोहलिक KOH से कराओ, तो अल्कोहलिक KOH आते ही तुम समझ जाना कि ये बीटा विलोपन की बात कर रहा है। ठीक है, तो बच्चों अगर ये बीटा विलोपन की बात कर रहा है तो तुम्हें क्या करना है, बीटा हाइड्रोजन बाहर निकालना है। तो हम कहेंगे भाई ये KBr तो गया, ठीक है, ये KBr गया। अब ये OH, यहाँ से H ले लो, ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, और अगर यहाँ से H लेंगे बच्चों तो डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। तो आपके पास दो चॉइस है, आप क्या करेंगे, डबल बॉन्ड 1 नंबर पे लगा लो, डबल बॉन्ड 2 नंबर पे लगा लो। तो मैं दोनों बना लेती हूँ। एक बार तो ये बना दिया हमने, डबल बॉन्ड 2 नंबर पे लगा दिया। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 पेंट-2-ईन है, तो हम कहेंगे हाँ ये संरचना तो है पेंट-2-ईन। और एक और बना लेते हैं CH2CH CH2 CH2 CH3, तो बच्चों ये है पेंट-1-ईन, तो ये भी बना लेते हैं पेंट-1-ईन। अब तुम दिमाग लगा लो, ज़्यादा सममित तुम्हें कौन नजर आ रहा है, या ये देख लो द्विबंधित कार्बन से जुड़े एल्किल समूहों की संख्या ज़्यादा का है, तो मैं कहूँगी C डबल बॉन्ड C, इधर तो एक एथिल है, इधर एक मैथिल है, और यहाँ C डबल बॉन्ड C, इधर तो कुछ नहीं है, और इसको पूरे को प्रोपिल गिनो, एक ही समूह गिनोगे प्रोपिल। तो मैं कहूँगी ऊपर वाले में तो 2 एल्किल थे, नीचे वाले में तो 1 एल्किल है, तो ये ज़्यादा सममित है। तो ये मुख्य उत्पाद है बच्चों 91% के आसपास, और ये लगभग 9% के आसपास बनता है। तो ये है आपका सेजेफ नियम, एल्कीन के वी हाइड्रो हैलोजनीकरण, यानी कि आप कह सकते हैं बीटा विलोपन से अगर 2 प्रकार की एल्कीन बनने की संभावना हो तो वह एल्कीन ज़्यादा बनेगी जो ज़्यादा सिमेट्रिक है। ऐसा किसने कहा था, सेजेफ ने। अब तुम्हें लगेगा मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई विलोपन कराना है कि प्रतिस्थापन। भाई मान लो KOH लिख दिया, है ना, अल्कोहलिक भी नहीं लिखा, जलीय भी नहीं लिखा, KOH लिख दिया। ठीक है, तो अब देखो हीट का साइन अगर आ जाए, है ना, अगर आप नीट जेई की तैयारी कर रहे हैं और उसने लिख दिया हेलो एल्केन और KOH, अब जलीय होता तो हम प्रतिस्थापन कराते, और अल्कोहलिक होता तो हम विलोपन कराते। ठीक है, लेकिन डिपेंड्स करती, कंडीशंस भी डिपेंड करती है। यानी अगर हीट का साइन दे दिया, मतलब ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, विलोपन में ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, तो हम कहेंगे अगर विलोपन में ज़्यादा ऊर्जा चाहिए तो हीट दे रखा उसने, मतलब आपको एलिमिनेशन करा। जैसे प्रतिस्थापन क्या था, SN1 SN2, वैसे विलोपन भी E1 और E2 होता है, लेकिन आपके कोर्स में नहीं आता तो उसको हम नहीं जाते, उस पर नहीं जाते, तो हम कहेंगे ठीक है। अब बच्चों बहुत सारे फैक्टर्स हैं, नाभिक स्नेही, भाई नाभिक स्नेही आपका प्रबल है कि दुर्बल है, नाभिक स्नेही प्रबल है लेकिन साथ साथ में प्रबल क्षार तो नहीं, प्रबल क्षार है तो फिर वो प्रोटॉन निकाल के ले जाएगा, तब तो फिर विलोपन हो जाएगी। और प्रबल क्षार नहीं है, दुर्बल क्षार है, तो हो सकता है प्रतिस्थापन हो जाए। तो नाभिक स्नेही की प्रकृति, हेलो एल्केन की प्रकृति, भाई 3 डिग्री हेलो एल्केन है तब तो SN1 को फॉलो करेगा, 1 डिग्री हेलो एल्केन है तो SN2 को फॉलो करेगा, लेकिन साथ साथ में नाभिक स्नेही भी देखना पड़ेगा। अब 2 डिग्री है तब भी हम कहेंगे विलोपन भी हो सकता है और प्रतिस्थापन भी हो सकता है, और बहुत बार दोनों ही अभिक्रियाएं हो जाती। तो यदि विलोपन और प्रतिस्थापन में लड़ाई हो जाए, कंपटीशन हो जाए, तो विलोपन हमेशा प्रतिस्थापन को डोमिनेट करेगी,
मतलब यदि विलोपन और प्रतिस्थापन अभिक्रिया होने के चांसेस साथ साथ में हो तो विलोपन वाला प्रोडक्ट ज़्यादा रहेगा और प्रतिस्थापन वाला प्रोडक्ट कम रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ खत्म हो गई हमारी विलोपन अभिक्रियाएं हेलो एल्केन की। ठीक है, अब है बच्चों धातुओं से क्रिया, मेटल से। तो देखो अधिकांश एल्किल हैलाइड, ठीक है, अधिकांश एल्किल हैलाइड मतलब फ्लोराइड छोड़ दें आप तो हम कहेंगे ठीक है क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड्स। तो धातु से क्रिया करके कार्बन धातु बंध युक्त यौगिक बनाते हैं। तो बच्चों ऐसा कंपाउंड बनेगा जिसमें कार्बन डायरेक्टली मेटल से बंधा हो, कार्बन और धातु के बीच में सीधा सीधा बंध है। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन सीधा किसी धातु से बंधा हो या कम विद्युत ऋणी तत्व जो कार्बन से कम विद्युत ऋणी हो, लाइक बोरॉन भी चल जाएगा क्योंकि बोरॉन धातु तो है नहीं, है ना। तो वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन एल्किल समूह सीधे धातु से जुड़ा हो या कार्बन से कम विद्युत ऋणी तत्व से जुड़ा हो तो उन्हें हम कहते हैं कार्बधात्विक यौगिक, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब साइंटिस्ट था बच्चों विक्टर ग्रिग्नार्ड, है ना। उन्होंने लैब में सबसे पहले तैयार किया ग्रीनियर अभिकर्मक। अब ये क्या नई चीज़ है भाई। तो देखो बच्चों विक्टर ग्रिग्नार्ड जो है, वैसे तो मैथमेटिशियन थे, अगर आप डिग्री चेक करो तो मैथ्स, फिर मैथमेटिशियन है, केमिस्ट्री में काम कर रहे हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री में काम नहीं कर रहे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन्वॉल्व हो गए। उन्होंने देखा कि जो फ्रैंकलिन रिएजेंट जो है डाई एल्किल जिंक RZnR, उसे हम कहते हैं डाई एल्किल जिंक यानी कि फ्रैंकलिन रिएजेंट, वो बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत सारी रिएक्शंस हो रही थी, है ना। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड था, कार्बधात्विक यौगिक, क्योंकि एल्किल समूह जिंक से जुड़ा है तो कार्बधात्विक तो था ही, है ना। तो उन्होंने देखा भाई जिंक ले रहे हो तो क्या Mg ले सकते हो क्या, Mg लेके देखे। तो इन्होंने क्या करा, ग्रीनियर अभिकर्मक की क्रिया, ग्रीनियर अभिकर्मक नहीं, हेलो एल्केन की क्रिया कराई Mg से। ठीक है भाई, हेलो एल्केन की अभिक्रिया किससे करानी है, Mg से। शुष्क ईथर की उपस्थिति में बच्चों, ड्राई ईथर, ठीक है, हेलो एल्केन की क्रिया आपको करानी है Mg से ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो आपको एक नया कंपाउंड मिलेगा दैट इज RMgX। RMgX, अब R क्या है, तो भाई R तो है एल्किल समूह, Mg क्या है तो मैं कहूँगी मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम, और X क्या है तो मैं कहूँगी हैलाइड। तो बच्चों ये है एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, RMgX, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। और साइंटिस्ट कौन था, विक्टर ग्रिग्नार्ड। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं ग्रीनियर अभिकर्मक। तो ये हो जाएगा आपका ग्रीनियर अभिकर्मक। क्या है तो हम कहेंगे RMgX, ग्रीनियर अभिकर्मक। अब R की जगह मान लो हेलो एल्केन में उन्होंने ले लिया मैथिल क्लोराइड, है ना। इन्होंने देखा था भाई क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड ये सब धातु से क्रिया करते, तो मैथिल हैलाइड की जगह मैं क्लोराइड ले लेती हूँ, Mg से क्रिया करा दो। एरो पे वही रखना है बच्चों, शुष्क ईथर, ड्राई ईथर। तो आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड बन जाएगा RMgX, है ना। Mg इधर ले लो बीच में, तो ये बनेगा CH3 MgCl, मैथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, और शॉर्ट में हम क्या लिखेंगे, ग्रीनियर अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और बहुत ही क्लासी, बहुत ही कमाल का कंपाउंड है, सबसे रिएक्ट कर लेता है। मतलब हवा में तुमसे पूछे शुष्क ईथर क्यों लिया, है ना, ईथर में अभिक्रिया क्यों कराई, तो ग्रीनियर अभिकर्मक को शांत करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। हवा में रखोगे तो हवा से अभिक्रिया कर लेगा, पानी में रखोगे तो पानी से अभिक्रिया कर लेगा, अम्ल में रखोगे तो अम्ल से अभिक्रिया कर लेगा, एक्टिव हाइड्रोजन वाला कोई भी कंपाउंड उससे रिएक्ट कर लेगा, एल्कोहल से भी रिएक्ट कर लेगा, एल्डिहाइड से भी रिएक्ट कर लेगा, कीटोन से भी रिएक्ट कर लेगा, अम्ल व्युत्पन्न से भी रिएक्ट कर लेगा। तो फिर बचा ही क्या, सबसे रिएक्ट कर रहा है, बहुत खतरनाक कंपाउंड है। तो ईथर में रखते हैं, ईथर इसको क्या करता है, इनर्ट मीडियम प्रोवाइड करता है, ईथरेट बना लेता है, लोन पेड डोनेट कर देता है। तो फिलहाल आपको ध्यान रखना है इसको शांत करने के लिए, अभिक्रिया की गति कम करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील है, हम शुष्क ईथर का प्रयोग करते हैं। नमी तो ले नहीं सकते, मॉइस्चर होती तो पता गड़बड़ करेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना, RMgX। कोई पूछे GR तो आपको कहना है RMgX।
अब बच्चों Gr की खुद की भी अभिक्रियाएं हैं, कौन सी रिएक्शन से? अब बच्चों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की खुद की भी रिएक्शन से अगर हम उन्हें चेक करें तो इसकी अभिक्रियाएं ले लेते हैं भाई, ग्रीनियर अभिकर्मक की क्रियाएं। ठीक है, अब देखो पहला Gr लिख दूं, ग्रीनियर अभिकर्मक मतलब Gr की जल से क्रिया। मैं आपको कहा कि शुष्क ईथर में क्यों रखा, पानी में क्यों नहीं रखा? तो तुम कहोगे भाई ये तो पानी से अभिक्रिया कर जाएगा, तो पानी में नहीं रखेंगे, वाटर से रिएक्ट कर लेता है। ठीक है, रिएक्शन बताएंगे तो हम कहेंगे भाई RMgX की अभिक्रिया जल से करा दो। अच्छा, अब तुम्हें हर बार एक चीज़ नोटिस करनी है, R और Mg के बीच में तो सिंगल बॉन्ड है और Mg और X के बीच में क्या है, बॉन्ड जो है वो मैंने शो नहीं किया। तो बच्चों RMgX जब हम बना रहे हैं ना, ये RMgX, तो R और Mg का बंध जो है ना, देखो Mg पॉजिटिव R नेगेटिव, ये ध्रुवीय सहसंयोजक बंध है। ध्रुवीय मतलब समझे, एक हिस्सा प्लस एक हिस्सा माइनस। तो R और Mg का बंध कौन सा है, तो हम कहेंगे ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। लेकिन Mg और X के बीच में हमने सिंगल बॉन्ड नहीं बनाया, बंध तो है लेकिन आयनिक बंध है। तो यहाँ आयनिक बॉन्ड है और आयनिक बॉन्ड को हम शो नहीं करते हैं, मतलब ऐसे नहीं लिखते सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। जब हम शो करते हैं सिंगल डबल तो फिर वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो ये ध्यान रखना है, हर बार यही बॉन्ड अलग करना, R और Mg के बीच में जाके अभिक्रिया होनी। ठीक है, तो हम कहेंगे चलो भाई RMgX की क्रिया जल से करा दो। तो बच्चों जल में ये तो हो गया H प्लस OH माइनस, ये बहुत खतरनाक है। तो Mg पॉजिटिव R नेगेटिव। तो बच्चों ये R नेगेटिव जो है प्रबल क्षार पानी से प्रोटॉन उठा लेगा और आंसर हो जाएगा तुम्हारा RH प्लस, तो प्लस हम कहेंगे MgX और OH, है ना। MgX तो था ही, ये बंद टूटा तो OH उठा लेगा। अब RH क्या है, तो RH है आपका एल्केन, है ना। एल्किल समूह, मान लो मैथिल तो हाइड्रोजन जोड़ दो मैथिन, एथिल तो एथीन, तो RH है बच्चों एल्कीन। ठीक है, मान लो मैंने तुम्हें कहा कि भाई मैथिल मैग्नीशियम आयोडाइड की अभिक्रिया आप जल से करा दो। ठीक है, तो दिमाग लगाओ, तुम्हें बताना भाई OH नेगेटिव, H पॉजिटिव, Mg पॉजिटिव, मैथिल नेगेटिव। तो ये मैथिल को मिलाओ H के साथ, तो बच्चों ये तो हो गया मैथीन। और बाकी क्या रखना है, तो MgI और OH। तो CH4 को क्या बोलेंगे बच्चों, मैथीन। क्लियर। तो RMgX का जल अपघटन करेंगे एल्केन और इसमें करेंगे तो ये भी एल्केन, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो जल की जगह तुम्हें दे दे भारी जल, मान लो C2H5MgBr। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा NCERT में, इसलिए मैं आपको आइडिया दे देती हूँ। C2H5MgBr, ठीक है, आपको पूरे नाम नहीं लिखना है, आपको लिखना है Gr ग्रीनियर अभिकर्मक, यहाँ पे भी Gr ग्रीनियर अभिकर्मक, जल अपघटन कराओ। ठीक है, अब करना क्या है, तो हम कहेंगे देखो ये Mg पॉजिटिव है, एथिल नेगेटिव है, प्रबल क्षार प्रोटॉन उठाएगा, C2H5 और H मिला लो तो C2H6 प्लस, तो भाई MgBr तो है ही, और बाहर कौन है OH, तो ये OH। अब C2H6 एथेन हुआ क्या, एक कार्बन वाला एल्केन मैथेन, तो दो कार्बन वाला एल्केन क्या हो गया एथेन, तो हम कहेंगे हाँ एथेन बन जाएगा। तो ये ग्रीनियर अभिकर्मक की अभिक्रिया। ठीक है, अब बच्चों कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं NCERT इंटेक्स से रिलेटेड। तो देखो ये टॉपिक हमने पहले भी पढ़ रखा है। क्या है आपके पास, निम्नलिखित युगलों, है ना, यानी कि पेयर में से आप कौन से एल्किल हैलाइड द्वारा SN2 क्रियाविधि से अधिक तीव्रता से अभिक्रिया करने की अपेक्षा रखते हैं। मतलब ये कॉम्बिनेशन दिया है, ये कॉम्बिनेशन है और ये कॉम्बिनेशन है,
अब तुम सोच के थोड़ा दिमाग लगा के बता दो SN2 के प्रति ज़्यादा क्रियाशील कौन है। तो हम अपना आंसर पहले ही दे देंगे कि भाई SN2 के प्रति क्रियाशीलता क्रम, बोलो क्या सिखाया था, 3 to 1 सिखाया था कि 1 to 3 सिखाया था? पिछली क्लासेस पढ़ी है तो याद होगा। बोलो बच्चों क्या सीखा था? SN2 जिसमें संक्रमण अवस्था बनती है, कार्बन 5 संयोजी होता है। तो मैंने कहा था संक्रमण अवस्था में वैसे ही कार्बन 5 संयोजकता है, बड़ा कार्बन मत रखना, है ना, बड़ा एल्किल समूह मत रखना, भीड़ हो जाएगी। तो आंसर क्राउडिंग से डिसाइड होता है, भीड़ से, त्रिविम विन्यासी बाधा से डिसाइड होगा। तो हम कहेंगे नहीं, फिर तो एल्किल समूह छोटा रखो। तो SN2 के प्रति क्रियाशीलता क्रम है 1 डिग्री एलो एल्केन, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। ठीक है, अब आप चेक कर लो भाई तेज। तो हम कहेंगे ये तो 1 डिग्री है ना, Br जिस कार्बन से जुड़ा है आगे 1 से जुड़ा है तो 1 डिग्री। अब यहाँ देखो Br जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 से जुड़ा है तो ये 2 डिग्री। अब हमें तो SN2 ही करवानी है तो हम कहेंगे SN2 करानी है, तो जवाब सोचना ही नहीं, ये ज़्यादा क्रियाशील। ठीक है, आपका आंसर ये हो जाएगा, इस पर टिक करेंगे और आप लिखेंगे अधिक क्रियाशील। क्यों? तो रीज़न आपने लिख रखा है ऊपर 1 डिग्री। अब यहाँ आ जाओ तो बच्चों देखो Br जिससे जुड़ा है वो 2 कार्बन से, Br जिस कार्बन से जुड़ा है ना ये कार्बन 2 से जुड़ा है, मतलब ये 2 डिग्री। अब यहाँ देखो Br जिस कार्बन से जुड़ा है वो 1 2 3 कार्बन से जुड़ा है तो 3 डिग्री। अब तुम दिमाग लगा लो कि भाई 2 डिग्री ज़्यादा क्रियाशील कि 3 डिग्री। तो हम कहेंगे SN2 पूछ रहे हो ना, तो 3 तो पीछे, इनमें ही कंपेयर करना है तो फिर ये ज़्यादा क्रियाशील। तो बच्चों 2 डिग्री ये हो गया अधिक क्रियाशील। ठीक है, तो ये है मोर रिएक्टिव, अधिक क्रियाशील, और ये है आपका कम क्रियाशील। ठीक है, अधिक क्रियाशील और कम क्रियाशील। अब यहाँ जाएंगे बच्चों, अब Br जिससे जुड़ा है वो तो मुझे 1 डिग्री नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे भी देखो Br जिससे जुड़ा है वो 1 डिग्री। अब फंसे, तो फंसे कैसे? देखो तुम्हें क्या चाहिए, ये मैथिल समूह दूर चाहिए। एक कार्ब धनायन किसका ज़्यादा स्थायी है? तो हम कहेंगे ये वाला कार्ब धनायन ज़्यादा स्थायी है ना, और ये वाला कार्ब धनायन देखो मैथिल समूह दूर है ना, प्लस आई प्रभाव है। ठीक है, तो ये कार्ब धनायन कम स्थायी है। तो कार्ब धनायन जितना कम स्थायी होगा SN2 के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, SN1 के कम रहेंगे। हालांकि दोनों ही SN2 में ही जाएंगे, है ना, दोनों ही SN2 में जाएंगे, SN1 में नहीं जाएंगे। फिर भी मुझे बताना है ज़्यादा कौन है, भी कंपेयर करना है। 2 लोग अमीर है पर उनमें भी कंपेयर करना है कि ज़्यादा अमीर कौन है। तो फिर तो हम कहेंगे भाई देखो यहाँ भीड़ कम होगी, ये कार्ब धनायन ये दूर है, तो यह SN2 के प्रति अधिक क्रियाशील। और वो क्या हो जाएगा बच्चों? तो हम कहेंगे वो SN2 के प्रति कम क्रियाशील। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है NCERT इन टेक्स्ट 10.7। सिंपल है, कोई तकलीफ नहीं, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10.8। हैलोजन यौगिकों को निम्न युगलों में से कौन सा यौगिक, हैलोजन यौगिकों के निम्न युगलों यानी कि पेयर में कौन सा यौगिक SN1 अभिक्रिया तीव्रता से देगा? तो वही सवाल है, SN1 पूछा है तो क्रियाशीलता क्रम। तो याद करो भाई, SN1 में कार्ब धनायन बनता था। SN1 अभिक्रिया 2 पदों में पूर्ण होती थी। पहले पद में कार्ब धनायन का निर्माण होता था और दूसरे पद में उस कार्ब धनायन पर नाभिक स्नेही का आक्रमण होता था। हम कहेंगे बात तो सही। तो कार्ब धनायन वो बनाऊंगी ना जो ज़्यादा स्थायी। कार्ब धनायन का स्थायित्व क्रम क्या है? तो हम कहेंगे 3 to 1। तो फिर SN1 के प्रति क्रियाशीलता का क्रम भी क्या है? तो बच्चों हमारा आंसर रहेगा 3 2 और 1। एल्किल हैलाइड की बात चल रही, बस अब आप अपना आंसर हेलो एल्केन के हिसाब से दे दो। अब यहाँ देखो, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो 3 से कनेक्टेड है यानी 3 डिग्री। अभी हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 से कनेक्टेड है यानी 2 डिग्री। SN1 के प्रति क्रियाशील बतानी है तो SN1 के प्रति ये अधिक क्रियाशील। ठीक है भाई, SN1 के प्रति ये अधिक क्रियाशील और ये क्या हो जाएगा? कम क्रियाशील, क्योंकि ये 2 डिग्री। अब यहाँ देखो, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो, हेलोजन जिस कार्बन से है वो 2 कार्बन से, और यहाँ देखो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है
वो 1 से। तो भाई ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। अब हमें तो SN1 के प्रति बताना है, तो SN1 में ये ज़्यादा क्रियाशील, वो कम क्रियाशील। ठीक है ना। आंसर इस बार बदले क्यों है? क्योंकि पिछली बार SN2 के प्रति पूछ रहा था और यहाँ क्या है, SN1 है। तो आपको तो अपना आंसर पता होना चाहिए। पिछली बार हमारा आंसर था 1 2 3, इस बार हमारा आंसर है 3 2 1। तो भाई SN1 के प्रति अधिक क्रियाशील। बस दिमाग लगा लो और कर लो, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। SN1 पूछे तो 3 2 1 रख लेना, SN2 पूछे तो 1 2 3 रख लेना और अपना आंसर डिसाइड करना। और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अच्छा, ये भी NCERT का ही क्वेश्चन है। निम्नलिखित में A, B, C, D और R को पहचानी। अब पहला तो पहचान ही गए होगे, यहाँ शुष्क ईथर नहीं लिखा इसने, शुष्क ईथर है। तो बच्चों ये तो अभी सिखाई थी, ग्रीनियर अभिकर्मक का निर्माण, है ना। RX की अभिक्रिया Mg से कराएंगे, Mg यहाँ बीच में फिट हो जाएगा। तो यहाँ A क्या है, तो A तो है साइक्लोहेक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, है ना। Mg इधर आ जाएगा, साइक्लोहेक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और आप डायरेक्ट कह सकते हैं ग्रीनियर अभिकर्मक। ठीक है जी यार। अब जल अपघटन करा लो, करा लो भाई जल अपघटन। तो जल अपघटन क्या है, H+ और OH-। अब आपको पता है इसमें ध्रुवीय बंध तो है ही, ये Mg पॉजिटिव है, ये वाला कार्बन क्या है, नेगेटिव है। तो ये MgBr और OH तो गया, तो हम कहेंगे हाँ भाई MgBr और OH तो गया। अब तो H लेके साइक्लोहेक्सिल को दे दो, तो साइक्लोहेक्सिल में H जोड़ दोगे बच्चों तो साइक्लोहेक्सेन। ये तो ये तो हो गया आपका A और ये हो गया B। ठीक है, तो A B C D R में A और B तो हमने पहचान ली, समझ में आ गया, अभी सिखाया है, कोई दिक्कत है नहीं। नेक्स्ट ये भी कर रखी है, RBr की अभिक्रिया Mg से कराओ, तो करा दो। RBr की अभिक्रिया Mg से कराओगे तो यहाँ तक तो समझ में आ ही गया, क्या बनेगा, तो हम कहेंगे RMgBr। ठीक है, तो RMgBr। अब D2O नहीं कराया था, मैंने शायद बोला तो था कि जल से अभिक्रिया कराओ, जल की जगह भारी जल ले लिया। ठीक है, तो D2O मतलब तो हम कहेंगे D+ और OD-। ठीक है, और MgBr में ये Mg पॉजिटिव और R नेगेटिव। तो मुझे तो पता है कि ये R इस D को पकड़ेगा और आंसर क्या हो गया, आंसर मेरा हो गया RD। प्लस क्या हो जाएगा, तो मैं कहूँगी प्लस MgBr और OH की जगह OD। भाई H क्या होता था, हाइड्रोजन, प्रोटियम। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है ना, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्रिटियम। हाइड्रोजन क्या होता है 1H1, प्रोटियम H ही लिखते हैं, लेकिन ड्यूटीरियम क्या होता है 1H2, तो 1H2 को D लिखते हैं। तो ये है तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रूप है, हाइड्रोजन का समस्थानिक है। ठीक है, अब तुम्हें लगेगा कि नहीं R तो वो दे रहा है, देखो भाई ये D तो मैच हो गया, यानी R बराबर क्या है, तो यहाँ से ट्रिक लगाओ। तुम्हें लगना चाहिए ना कि अच्छा R तो मुझे कुछ और ही लग रहा है, देखो R बराबर मुझे लग रहा है, देखो ये कनेक्शन पॉइंट है ये वाला, तो R बराबर ये समूह है बच्चों आइसोप्रोपिल, है ना। तो आप तो अपनी अभिक्रिया सीधी सीधी लिख दो, आप कहोगे RD बनेगा क्योंकि आपने शुरू में R दिया। अब RD बनेगा तो R की जगह क्या है, आइसोप्रोपिल, यानी यहाँ से गड़बड़ शुरू हुई। ये वाला जो कंपाउंड है ना बच्चों, R की जगह क्या है, आइसोप्रोपिल, यानी ये CHBr है। इसकी अभिक्रिया अगर मैं किससे कराऊं, Mg से, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ठीक है, इसकी अभिक्रिया आप कराएंगे Mg से शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो आपका आंसर आएगा CH3 CH3 और क्या हो जाएगा MgBr। ठीक है, इनके बीच में बॉन्ड शो नहीं करना है, तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ MgBr, ये हो गया C। ठीक है, और C इसके बाद में क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे C से D तो पहुँच जाएंगे, है ना। आप गैस का क्या करो, जल अपघटन कर दो, D+ और OD-। ठीक है, तो MgBr OD को बाहर निकाल दो और छोड़ दो, तो पहुँच गए ना तुम वहाँ पे CH3 और ये जो बंद टूटा यहाँ पे क्या है D। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। इसके आगे जो रिएक्शन है वो वुड्स अभिक्रिया पे बेस्ड है, तो हमने वुड्स अभी तक नहीं पढ़ी, वुड्स पढ़नी है।
फिर वुड्स फटिग भी पढ़नी है और फटिग भी पढ़नी है। तो चलो एक बार मैं आपको वुड्स अभिक्रिया सिखाई देती हूँ। ठीक है, तो हमने पढ़ी थी बच्चों धातुओं से अभिक्रिया। ठीक है, अब धातुओं से अभिक्रिया में हम पहुंचे थे सीधा कहाँ, ग्रीनियर अभिकर्मक। ठीक है, इस स्लाइड पे चलते हैं। धातुओं से अभिक्रिया है ना, इसमें आपने क्या पढ़ी थी, Mg से अभिक्रिया। तो हेलो एल्केन की अभिक्रिया Mg से कराएंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो RMgX बनेगा। ठीक है, फिर हम करा लेते हैं मान लो सोडियम से क्रिया। ठीक है, ग्रीनियर अभिकर्मक की रिएक्शंस हमने देख ही ली, तो अब हम करा लेते हैं हेलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम से। ठीक है, सोडियम से क्रिया। तो बच्चों आपको क्या करना है, हेलो एल्केन की अभिक्रिया करानी है सोडियम से। ये भी तुम्हें लेना है ड्राई ईथर, शुष्क ईथर। अब Mg तो क्या होता था, R के साथ बंध बना लेता है, RMgX स्टेबल कंपाउंड। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है कि RNaX बना ले, ऐसा कोई कंपाउंड नहीं है। ये Na क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ता है Na+, यहाँ से X- लेके रवाना हो जाता है। तो मैं कहूँगी तुम NaX निकल लोगे तो अकेला R बचेगा। R का हम क्या करेंगे, तो हम एक और ले लेते हैं RX, हेलो एल्केन। रिएक्शन हुई शुष्क ईथर की प्रेजेंस में। अब ये भी क्या करेगा, ये Na और ये X, ये सब के सब बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो NaX एक गया, NaX दूसरा गया, तो तुम्हारा आंसर क्या हो गया, R सिंगल बॉन्ड R और NaX। ठीक है, तो बच्चों R सिंगल बॉन्ड R क्या है, तो हम कहेंगे एल्केन। मतलब अगर तुमसे पूछे कि क्या होता है भाई क्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन की अभिक्रिया सोडियम से कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो हम कहेंगे क्लोरोमेथेन की अभिक्रिया सोडियम से कराएंगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो अब रिएक्शन तो तुम्हें समझ में आएगी, क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे 2NaCl बाहर निकल जाएगा। अब हमारा आंसर क्या है, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो बच्चों जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम से कराते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो अभिक्रिया का नाम है वुड्स अभिक्रिया। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा वुड्स रिएक्शन, वुड्स अभिक्रिया। ठीक है, तो जब हेलो एल्केन की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से कराते हैं, तो उत्पाद के रूप में एल्केन बनता है। अब आपको लगेगा भाई आप तो सेम एल्केन ले रहे हो, अलग अलग ले लो। तो अलग अलग में क्या है बच्चों, रिएक्शन कुछ खास मज़ेदार नहीं है। अलग अलग लेंगे ना तो अभिक्रिया जो है, अच्छा वुड्स रिएक्शन में एक खास बात और है कि हम इसको मुक्त मूलक से भी समझा सकते हैं, हम इसको आयन निर्माण से भी समझा सकते हैं। मतलब अगर मुझे वुड्स रिएक्शन को समझाना है तो उसका मैकेनिज्म फ्री रेडिकल भी है और इसका मैकेनिज्म आयोनिक भी है। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन आएगा कि ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जिसको आयनिक क्रियाविधि से भी समझाया जा सकता है, जिसको मुक्त मूलक से भी समझाया जा सकता है। दो अलग अलग मैकेनिज्म प्रपोज्ड है। फिलहाल मैकेनिज्म कोर्स में नहीं है, तो हम कहेंगे चलो मैकेनिज्म तो नहीं है, लेकिन इतना तो क्लियर है, अगर मुझे मुक्त मूलक से समझाना होता तो ये मैथिल मुक्त मूलक बनाता और ये क्या बनाता, तो भाई ये एथिल मुक्त मूलक बनाता। तो बच्चों पहले जो कॉम्बिनेशन है, सबसे पहले दो भिन्न प्रकार के मुक्त मूलक एक दूसरे पे अटैक करते हैं, मतलब मैथिल एथिल पे अटैक करेगा। तो ये मैथिल डॉट है और दूसरा वाला क्या है, एथिल डॉट है। तो मैथिल डॉट एथिल डॉट आपस में क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड बना लेंगे, तो प्रोपेन। अब मैथिल डॉट से भी तो टकरा सकता था, है ना, मैथिल डॉट दूसरे मैथिल डॉट से टकराया, तो उत्तर क्या हो जाएगा, एथिल। और बच्चों एथिल डॉट से भी तो टकरा सकता था, तो हम कहेंगे चांस तो ये भी है। एथिल डॉट किससे टकराए, एथिल डॉट से, तो 4 कार्बन सिंगल बॉन्ड यानी ब्यूटेन। तो भाई ब्यूटेन भी बनेगा, एथेन भी बनेगा, प्रोपेन भी बनेगा, लेकिन मेजर ये बनेगा क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑपोजिट रेडिकल टकराने के चांसेस होते। ठीक है, तो हम कहेंगे कि भाई चलो ये अच्छा मेथड नहीं है, क्योंकि आपको पता है इतना सारा मिक्सचर बन गया, इनको सेपरेट करना ही अपने आप में भारी काम है। तो वुड्स रिएक्शन बेस्ट है कि आप सेम हेलो एल्केन लीजिए,
उनसे आपको एक ही एल्केन मिलेगी, डबल मिलेगी। देखो मैंने एक कार्बन लिया तो आंसर 2 कार्बन, मैंने आर लिया तो आंसर आर आर, है ना। अगर एग्ज़ाम में ऐसा लिखा आ जाए बच्चों, मान लो एग्ज़ाम में ऐसा आ जाए कि भाई ये हेलो एल्केन और आपको दे दिया सोडियम और शुष्क ईथर, तो तुम्हें पता है मैग्नीशियम और शुष्क ईथर होता तो उत्तर ग्रीनियर अभिकर्मक होता RMgX। सोडियम तो कोई ग्रीनियर अभिकर्मक बनाएगा नहीं, कोई मेटल और सोडियम के बीच में बॉन्ड बनेगा नहीं, कार्बन और सोडियम के बीच में, तो हम कहेंगे तो वुड्स है, तो वुड्स में आंसर डबल हो जाता है। तो देखो कितने कार्बन है, तो हम कहेंगे 1 2 3 4 5 और 6, तो ये 6 कार्बन वाला हेलो एल्केन है। सोडियम शुष्क ईथर लिखा है, मतलब वुड्स अभिक्रिया करानी है, तो आंसर 6 का डबल 12। तो सीधा सीधा देखो कार्बन कितने 1 2 3 4 5 और 6, तो सीधा सीधा आंसर 12 कार्बन वाली 12 कार्बन वाली एल्केन। तो हम कहेंगे CH3 10 बार CH2 और CH3, यानी आपका उत्तर है डोडेकेन। डेकेन मतलब 10 कार्बन, डोडेकेन 12 कार्बन वाली एल्केन। ठीक है, अब ये आती होगी तो क्या हम अगला क्वेश्चन जो हमारा रह गया था ना ABCD R को पहचानिए, तो हम पहचानेंगे कैसे, वुड्स तो आनी चाहिए। अब देखो ये कह रहा है कि RX Mg से अभिक्रिया करा दो, D बन जाएगा, वो तो सरल है ना। यहाँ पे उसको लिखना चाहिए ईथर, क्योंकि बिना ईथर तो होनी नहीं, ये तो हम पहचान जाएंगे, अरे तो सिंपल लग रही है ना, EMG यहाँ डालना है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं। तो D तो तुमने पहचान लिया कि D तो बनेगा R-MgX, और फिर जल अपघटन करा देंगे तब भी आएगा। लेकिन ये R समझ में नहीं आ रहा, R क्या है। अभी कह रहा है कि ये हेलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम और ईथर से कराओ, आंसर ये है, तो हमें कहीं ना कहीं आइडिया लगना चाहिए ये तो वुड्स है। ये अभिक्रिया कौन सी है बच्चों, तो ये अभिक्रिया है वुड्स, और वुड्स में आंसर क्या होता है, तो वुड्स में आंसर होता है R' भाई। अगर मैं R' की क्रिया सोडियम से कराऊं तो NaX तो बाहर निकल जाएगा, R' तो स्थायी था नहीं, तो R' जोड़ दिया, तो R' जोड़ने से ये बना, है ना। इसका मतलब जो R' है वो एक्चुअली इसका जस्ट आधा है, ये बना आधा, ये R' और ये भी R', तो हम कहेंगे एक्चुअली जो R' है वो ये वाला समूह है, देखो तृतीयक ब्यूटिल, है ना, ये तृतीयक ब्यूटिल, और इसको डबल कर दूंगी तो ये बन जाएगा, समझे। RX की अभिक्रिया Mg वो तो सरल है, लेकिन R नहीं पता, तो ये कह रहा है इसकी वुड्स अभिक्रिया कराओ, आंसर ये है। अब मुझे पता है वुड्स में अगर एक हेलो एल्केन में एक कार्बन है तो आंसर 2 है, 2 लिए एल्किल समूह में कार्बन संख्या 2 है तो आंसर 4 है। अभी कह रहा है आंसर ये है, तो ये जो आंसर है इसका एग्जैक्ट आधा क्या है, हेलो एल्केन है। मतलब जो तुम्हारा ये R' है ना, एक्चुअली ये तृतीयक ब्यूटिल हैलाइड है, तो हम कहेंगे ये तृतीयक ब्यूटिल हैलाइड है। ठीक है, अब तुम चल लो आगे, तो हम कहेंगे ये Mg ईथर, तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा ये इस तरह से, तृतीयक ब्यूटिल मैग्नीशियम हैलाइड, यानी ये हो गया D। अब तुम करा दो इसका जल अपघटन, तो अब तो तुम कर ही लोगे, जल अपघटन कराओगे तो क्या बाहर जाएगा, तो हम कहेंगे MgX OH बार चला जाएगा, तो फिर बनेगा क्या, तो सीधा सीधा बना दो, देखो आइसोब्यूटेन है क्या, 2-मेथिल प्रोपेन या आइसोब्यूटेन, है ना। तो जब भी हम ग्रीनियर अभिकर्मक की क्रिया जल से कराते थे, सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिक से कराते थे, तो तुम्हारा आंसर क्या रहता था, एल्केन रहता था। तो हम कहेंगे ये MgX, Mg पॉजिटिव था, OH नेगेटिव था, H पॉजिटिव था, तो आंसर क्या है, आंसर है आइसोब्यूटेन, है ना। तो मेन चीज़ थी इसको पहचानो। अब इसकी वर्ड्स करके देख लो, आंसर डबल होगा, तो डबल यही तो है बच्चों, है ना, एक कार्बन इससे चिपके हुए कितने 3 कार्बन, और इसका डबल। क्लियर, तो ये आपका NCERT का इंटेक्स क्वेश्चन है। सेम रिएक्शन मैंने सिखा रखी है, देखो अभी हमने किया था ना, ग्रीनियर अभिकर्मक की क्रिया जल से करा दो, तो जब भी तुमने ग्रीनियर अभिकर्मक की क्रिया जल से कराई तो एल्केन ही तो बना था। वुड्स कराओगे
है ना, लेकिन वुड्स में क्या है, हेलो एल्केन है। हेलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम शुष्क ईथर ले, तो आंसर क्या बनेगा, तो बच्चों आंसर बनेगा एल्केन, लेकिन जस्ट डबल कार्बन वाला। ठीक है, तो ये हमारी थी कौन सी, वुड्स रिएक्शन। ठीक है, तो वुड्स में आंसर क्या था, डबल था। क्लियर बच्चों, तो यहाँ हमारा कंप्लीट हुआ हेलो एल्केन की अभिक्रियाओं में। नाभिक स्नेही पहले ही हो चुका है, धातुओं से क्रिया और विलोपन अभिक्रिया। अब अगली क्लास में हम मिलेंगे जहाँ हम डिस्कस करेंगे हेलो एरीन। तो बच्चों 2 क्लासेस के अंदर अंदर आने ये चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा, 90% कंप्लीट हो चुका है। 2 क्लासेस में आपको हेलो एरीन करवा दूंगी, फिर हम एनसीईआरटी और इंटेक्स के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करेंगे और अच्छे से नोट्स बनाएंगे, लिख लिख के याद करेंगे। एंड गुड बाय।